एक बार फिर से स्वागत है दक्ष एजुकेशन लाइव पे। और आज हम बेहतर नहीं बेहतरीन सवालों के साथ फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं। उससे पहले आपको हम कुछ इन्फॉर्मेशन बता दें कि आपका 2 बैच शुरू हो रहा है, एक 9 तारीख से और एक 11 तारीख से। तीसरा महीना मतलब मार्च महीने में शुरू हो रहा है और 9 से 11 टाइमिंग है, दूसरा है 7 से 9 मॉर्निंग में। तो आप इनरोल कर सकते हैं आके दक्ष एजुकेशन के साथ। तो अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर वो ये रहा। पहला जो क्वेश्चन है वो है, चलिए, गांधी ने भारत में सत्याग्रह को एक राजनीतिक हथियार के रूप में कब स्थापित किया था? अच्छा, राजनीतिक हथियार था क्या सत्याग्रह? किसका? गांधी का। When did Gandhi established सत्याग्रह as the political weapon in India? तो ये सबसे पहले जो हुआ हथियार वो है हमारा 1917। कहां? चंपारण में। चंपारण सबसे पहले। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कब किया गया था तो ये हमारा है 1906 में साउथ अफ्रीका में किया गया था। तो 1917 इसका सही हो गया। 1915 में गांधी वापस आते हैं। कहां आते हैं? भारत। भारत आते हैं कब आपसे पूछ दिया जाए तो आते हैं 9 जनवरी 1915 को। कहां? भारत आते हैं। अगर 16 की बात करें तो ये 16 में आप देखेंगे हुआ था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट। तो यहीं पे बिहार से एक आदमी जा रहा है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। शुक्ल ये किसान नेता है और जाके बापू से मिलता है, गांधी से मिलता है। तो आपको याद रखना है 1917 में सबसे पहली बार किस चीज का? सत्याग्रह का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, चंपारण आ ही गया। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का अर्थ क्या था? व्हाट डिड द तिनकठिया सिस्टम मीन्स? तो इसका आपको ऑप्शन से, अगर ऑप्शन में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यह है भूमि के 3/20 भाग पर नील की अनिवार्य खेती, यानी ये हो जाएगा सी। नील का खेती किया जाता था, नील, है ना। और यहां पे देखेंगे कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे किसानों को खेती करना पड़ता था। कट्ठा हटा देते हैं 15% हिस्से पे। कितने? 15%। जितना भी उसके पास जमीन है, जितना भी लैंड है, उसके 15% हिस्से पे किसानों को खेती करना पड़ता था नील का, जिसके कारण आप देखते थे बंजर हो जाता था क्या? जमीन। और किसान जिनके पास खेत था बंजर हो जाएगा। ये लोग मजदूरी करने पे आ गए थे, मजदूरी कर रहे थे। और इसी के लिए यहां जाते हैं राजकुमार शुक्ल। क्या नाम है? अभी जस्ट बताए हैं, राजकुमार। राजकुमार शुक्ल जाते हैं और महात्मा गांधी से बात करते हैं और महात्मा गांधी से भारत आने के लिए आग्रह करते हैं। और महात्मा गांधी आते भी हैं। और 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया गया था। चंपारण मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1917। कौन सा? चंपारण। और ये गांधी का पहला भारत में आंदोलन है। इससे पहले देखेंगे इनके गुरु का नाम अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन थे, तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे गांधी के, राजनीतिक गुरु, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कहा था कि 1 साल तक तुमको कुछ नहीं करना है, 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करना है। साथ ही साथ ये देखना है कि यहाँ पे अंग्रेज किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। किसका? भारतीयों का। तो ये पता करते हैं, 1 साल तक घूमते हैं, उसके बाद ये आंदोलन को शुरुआत करते हैं। इनका जो पहला आंदोलन था वो हमारा था चंपारण। कब? 1917। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। खेरा एकदम लाइन बाई लाइन है गांधी का आंदोलन। जो भी मूवमेंट चलाया गया था गांधी का वो। अब देखेंगे खेरा सत्याग्रह की सफलता का तत्काल परिणाम क्या था? इमीडिएट आउटकम ऑफ खेरा सत्याग्रह वॉज। तो बता दें कि खेरा जो है जगह का नाम है, ये गुजरात में पड़ता है। और वहां पे किसानों से जबरन टैक्स लिया जाता था। कारण था कि वहां पे उस समय खेती ढंग से हुआ नहीं था, टैक्स मांगा जा रहा था, इसलिए वहां के किसान, यानी अब देखेंगे किसान आंदोलन था। कहाँ? खेरा में। खेरा कहां पड़ता है? गुजरात में। तो ये होगा कर वसूली स्थगित करना था इसका उद्देश्य खेरा सत्याग्रह का। ऑप्शन सी हो जाएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918।
Which principle was emphasized by the Gandhi during अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में होता है। आप देखेंगे कि प्लेग फैल गया था, प्लेग में जो है सो बोनस बढ़ा दिया जाता है इसका, वर्कर्स का। बाद में जब प्लेग खत्म होता है तो फिर वापस कर लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो भी वर्कर्स थे वो अपनी मांग को रखते हैं कि नहीं हम बढ़ाया ही जाए। और बाद में जो है गांधी जी, यानी गांधी जो है बापू, गांधी क्या करते हैं यहां पे जाकर के पहली बार भूख हड़ताल किया था, भूख हड़ताल। इनका एक बहुत बड़ा हथियार था भूख हड़ताल, और भूख हड़ताल के माध्यम से लोगों को मुआवजा दिलवाया था। कब? ये 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो इस पे हो जाएगा हमारा सरकारी हस्तक्षेप, नैतिक बल, हिंसक दबाव, तो नैतिक बल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉलेक्ट एक्ट को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? रॉलेक्ट एक्ट, सर सिडनी रॉलेक्ट, सिडनी। की अध्यक्षता में बनाया गया था रॉलेट समिति। आप देख लिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यह आया था 1919 में, ठीक है। और 1919 में भारत आता है शक के आधार पर, अगर डाउट हो गया तो किसी को अरेस्ट कर लिया जाता था। और जब अरेस्ट कर लिया गया किसको? सत्यपाल को। आपको पता है सत्यपाल, सत्यपाल एंड किचलू। जब दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है तो वहां पे सभा होती है जलियांवाला बाग में, और वहां पे जब सभा होती है तो वहां पे गोलियां चलाई गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। बट ऑफिशियल डाटा जो था वो 379 का था, ऑफिशियल डाटा था। तो ये रॉलेट समिति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? Which was not included in non cooperation movement? बताना है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, उसका था सरकारी विद्यालयों का त्याग, कर न देने का आह्वान, और उपाधियों का त्याग। आपको बताना है। तो जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो इसका अर्थ ही होता है कि सहयोग नहीं करेंगे, नॉट टू कॉपरेट। तो किसका नहीं करेंगे? अंग्रेजों का कॉपरेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हो रहा था, ठीक है। सरकारी स्कूलों और कॉलेज में बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे थे, तो ये भी हो रहा था। उसके बाद उपाधियों का त्याग भी होता है। आप देखेंगे उपाधि लौटा दिए जाते हैं, जैसे जिसको नाइटहुड का उपाधि मिला था, किसी को सर का मिला था, गांधी को केसर हिंद का मिला था, ये सभी अपना वापस कर देते हैं। बट कर न देने का आह्वान जो था, है ना, टैक्स नहीं देना, ये जो है आंसर हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि यहां दिया हुआ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौड़ी चौरा, चौड़ी चौरा, ठीक है। ये होता है आपको 5 फरवरी 1922 को, 1922 को होता है चौड़ी चौरा। अब पूछा गया है कहां हुआ था, तो ये हुआ था हमारा गोरखपुर में। कहां हुआ था? गोरखपुर, गोरखपुर। और गोरखपुर आप जानते हैं गोरखपुर कहां पड़ता है? यूपी में। और यूपी को उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। आपको ध्यान रखना है, यूपी में गोरखपुर पड़ता है, इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो चौरी चौरा का 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे कि महात्मा गांधी रिट्रीव कर लेते हैं किसको? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। क्यों? क्योंकि हिंसा हो गया था जिसमें 22 पुलिस ऑफिसर को जिंदा जला दिया गया था। 5 फरवरी 1922 आपको ध्यान रखना है। 12 फरवरी को गांधी को इस बात का पता चलता है, फिर इसको वापस ले लिया जाता है। इसी के बाद आप देखेंगे, इसी के बाद जो है सो 1923 में स्वराज पार्टी बना था, स्वराज। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। खिलाफत, खिलाफत आंदोलन का भारतीय राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा? इंपैक्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट ऑन इंडियन नेशनलिज्म वॉज। तो खिलाफत जो है हुआ यूं था कि 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, और तुर्की के जो खलीफा थे उनको हटा दिया गया था उनके पद से। बाद में आप देखेंगे भारत में जो है सो अली बंधु, सैयद अली, शौकत अली एंड मोहम्मद अली जो है सो इसका विरोध करते हैं, और एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, खिलाफत कमेटी, कमेटी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बने थे गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। और गांधी भी सोच रहे थे कि भविष्य में एक अखिल भारतीय आंदोलन को चलाना है, तो इसके लिए हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाना जरूरी है, और इसकी अध्यक्षता भी करते हैं कौन? खिलाफत आंदोलन का महात्मा गांधी ने किया था। आपसे पूछे किसने शुरू किया था, तो अली बंधु है, अली ब्रदर। इनका नाम था मोहम्मद अली एंड
शौकत अली, दोनों मिल करके इसकी शुरुआत करते हैं और ये हद तक कामयाब था। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बताना है, खिलाफत आंदोलन का भारतीय राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो सांप्रदायिक विभाजन था, या ब्रिटिश दमन में वृद्धि थी, हिंदू मुस्लिम एकता का अस्थायी विस्तार था, या कांग्रेस का पतन था? तो आपको बताना है, ये हमारा हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दांडी मार्च, दांडी मार्च को नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्यों माना जाता है? व्हाई इज दांडी मार्च कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा, यह पहला जन आंदोलन था, इसमें महिलाएं शामिल थी, कानून का प्रत्यक्ष उल्लंघन किया गया था, कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था। तो बता दें दांडी मार्च जो है, दांडी मार्च ये किसके द्वारा, फिर गांधी आएंगे, गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है, 1930 में शुरू किया जाता है ना। और आप देखेंगे 241 मील डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, वो भी पैदल, ठीक है। और ये पहुंचते हैं दांडी, दांडी में जाकर के नमक कानून को तोड़ते हैं, और उसके बाद वहीं से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यह पहला जन आंदोलन था, बिल्कुल गलत। उसका इसमें महिलाओं शामिल थी, कानून का प्रत्यक्ष उल्लंघन किया गया था, राइट, कानून का प्रत्यक्ष उल्लंघन किया गया था। कौन से कानून? तो नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, नमक कानून को तोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम क्या था? मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल आउटकम ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन समझौता का नौबत क्यों आया? कारण यह है कि मैकडोनाल्ड ये पीएम था, और इसने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया था, और जिसमें दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो है सो रेडी होते हैं लंदन जाने के लिए। तो यही था गांधी इरविन समझौता, जिसमें गांधी की बहुत सारी बातों को मान लिया गया था। किसके द्वारा? इरविन के द्वारा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि गोल में सम्मेलन कांग्रेस की भागीदारी के लिए जाते कौन? महात्मा गांधी। कौन सा? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जाते हैं, यही था गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? आपको बताना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता, सफल नहीं हो पाया था, कारण क्या था? तो ब्रिटिश हठधर्मी था, कांग्रेस की अनुपस्थिति, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न, यस, सी ऑप्शन हो जाएगा। वहां जब महात्मा गांधी गए थे तो सांप्रदायिकता की बात की गई, हिंदू मुस्लिम, फिर दलितों के लिए अलग सीट के बंटवारे की मांग की जाती है। गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वहीं से उठ जाते हैं, वहां से उठ करके फिर निकल लिए भारत के लिए। तो यहां ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता ने किस व्यवस्था को समाप्त किया था? पूना पैक्ट। तो आप देखेंगे कि बी आर अंबेडकर जो है, अंबेडकर, ये तीनों फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इनको 71 सीट शुरुआत में मिलता है, 71 सीट मिलता है। किसके लिए? दलितों के लिए, जहां पे सिर्फ और सिर्फ दलित वोट करते, और इलेक्शन में, चुनाव में खड़ा भी होता तो वो दलित ही होता। और इस बात से गांधी जी खफा है, और गांधी जी जो है सो अंबेडकर के साथ एक पैक्ट करते हैं, जिसका नाम था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट ये होता है 1932 में, ठीक है। पूछते कब? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। गांधी ने 71 के बदले 148 सीट दिया, बट भारत के अलग अलग हिस्सों में दिया था, भारत के अलग अलग हिस्सों में दिया था, ताकि गांधी को यह डर था ना कि भविष्य में किसी देश की ना मांग कर दे, कोई खास कम्युनिटी किसी खास क्षेत्र में रहेगा तो एक नए देश की मांग की जा सकती है, इसलिए गांधी यहाँ पे सहमत नहीं थे। साथ ही साथ पूना पैक्ट किया गया था किसके बीच? अंबेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह वो सत्याग्रह था जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बिना भारतीयों के अनुमति के सभी को युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था, इसीलिए गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाए थे। आपसे पूछा जाता है कि पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कौन थे, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि हम बहुत बार बता चुके हैं। तो इसका जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो यह था जन आंदोलन को शुरू करना, ब्रिटिश शासन गिराना, युद्ध में भारत की सहमति न होने पर नैतिक विरोध, राइट हो जाएगा सी, युद्ध में भारत की सहमति न होने पर नैतिक विरोध करना। चलिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन
को नेतृत्वहीन आंदोलन क्यों कहा गया है? व्हाई इज क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल्ड अ लीडरलेस मूवमेंट? इसलिए कहा गया है कि इसमें सभी जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको अरेस्ट कर लिया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। क्या? ऑपरेशन जीरो आवर। और ऑपरेशन जीरो आवर में देखेंगे शीर्ष नेतृत्व गिरफ्तार कर लिया गया। जितने भी बड़े नेता थे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब हुआ था? 1942 1942 में ये मूवमेंट शुरू होता है और जितने ही बड़े नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके कारण ये नेतृत्व विहीन हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार कहां स्थापित है? समानांतर सरकार मतलब क्या हुआ कि खुद लोग कह रहे थे कि हम आजाद हो चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे बलिया, सतारा और तामलुक सबसे पहले अपने आप को घोषित कर लिया कि हम आजाद हो गए हैं। और बलिया में कौन थे? चित्तू पांडे नाम था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। गांधी जी के ट्रस्टशिप सिद्धांत का लक्ष्य क्या था? ट्रस्टशिप सिद्धांत निजी संपत्ति समाप्त करना, राज्य नियंत्रण, संपत्ति का सामाजिक नैतिक उपयोग, सही ढंग से संपत्ति का उपयोग किया जाए, तो वो गांधी जी का ट्रस्टशिप सिद्धांत था। उसका था गांधी जी आधुनिक सभ्यता को किस रूप में देखा है? गांधी व्यूड मॉडर्न सिविलाइजेशन। पहला ऑप्शन है प्रगतिशील, दूसरा है मानवतावादी, तीसरा है नैतिक रूप से पतनशील, और पर्याय तो हमारा सी हो जाएगा, नैतिक रूप से पतनशील। कारण यह है कि ये जो विदेशी सभ्यता को ये अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे, पसंद भी नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने कहा कि नैतिक रूप से ये पतनशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी के अनुसार स्वराज, ध्यान देना, स्वराज का वास्तविक अर्थ क्या था? अकॉर्डिंग टू गांधी ट्रू मीनिंग ऑफ स्वराज वॉज राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, आत्मसंयम और आत्मशासन और लोकतांत्रिक शासन। गांधी जी का स्वराज हमारा हो जाएगा आत्मसंयम और आत्मशासन, सी आंसर हो जाएगा। यहां पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा वर्ड डिफिकल्ट है, बट अगर आप ध्यान से करेंगे तो ऑप्शन सही आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी कांग्रेस के औपचारिक सदस्य, आप देखेंगे कि कांग्रेस का औपचारिक सदस्यता ये मतलब इस्तीफा ही दे देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि औपचारिक रूप से देते हैं, एक्चुअल में है ये गांधी सदस्य, तो ये देते हैं 1934 में, क्योंकि बापू का दबदबा था, है ना, है और रहेगा कांग्रेस पे, लेकिन 34 में ये छोड़ देते हैं कांग्रेस फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी के राजनीतिक दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या था? अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी पॉलिटिकल फिलोसफी वॉज पूर्ण स्वराज, समाजवाद, रामराज, नैतिक समाज या संसदीय लोकतंत्र। ऑप्शन हो जाएगा सी रामराज। आप जानते हैं भी होंगे, है ना, रामराज के अंतर्गत सिर्फ राम भगवान का राज नहीं था, ये नैतिकता की बात किए थे कि हमारा समाज क्या होगा, नैतिक होना चाहिए। तो हम आज फिर से 20 क्वेश्चन देखे, सिर्फ और सिर्फ गांधी का क्वेश्चन था। गांधी से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इसमें थे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।